हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो आज हम लोग बहुत दिनों बाद फिर से रीस्टार्ट कर रहे हैं, है ना। गेट का एग्जाम होने वाला था तो फिर मैं कुछ दिन तक नहीं लिया और फिर गेट का एग्जाम भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये हमारा स्टेटिस्टिक्स का पार्ट 2 है जिसमें हम मोड और स्क्यूनेस के बारे में बात करेंगे। अगर पार्ट 1 अगर आपको याद होगा तो हम मीन के बारे में बात किए थे और मीडियन के बारे में बात किए थे। और ये सब ऐसे टॉपिक है जो ज़्यादा टफ नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है और आपको आना चाहिए। कई बार हमको ये सब टॉपिक आते नहीं क्योंकि हम उतना पढ़ते नहीं, कई बार स्टडी नहीं करते। ठीक है, तो मॉड और स्क्यूनेस के बारे में बात करेंगे और आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या मैं बात करने वाला। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा लेक्चर नंबर 15 है, ये प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 15 है। स्टेटिक्स का तो पार्ट नंबर 2 है। पहले भी बोला हूं कि स्टेटिस्टिक्स बोलो या स्टेटिक्स बोलो, इट्स ओके। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कि मोड से स्टार्ट करते हैं कि मोड क्या चीज। तो जब हम मोड की बात करते हैं कि मोड का जब हमको डिस्कशन करना है तो सबसे सिंपल अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं कि जब हम मोड्स के बारे में बात करें तो मोड जो होता है मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग डेटा पॉइंट्स इन द डेटा सेट। डेटा सेट में जो सबसे ज्यादा जो अकर्स होता है वो आपके पास जो होता है मोड होता है। इसका मतलब है मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी वाला जो डेटा पॉइंट होता है वही मोड होता है। मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जिस डेटा सेट में जो भी डेटा सीट होता है आपके पास, जो डेटा पॉइंट जिसकी सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी होती है वो उसका मोड होता है। एग्जांपल भी लेता हूं, इट डज नॉट टेक एनी कंसिडरेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द डेटा पॉइंट, ऐसा लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है ये भी बता देता हूं। इट जस्ट टेल्स द डेटा पॉइंट विद द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। ठीक है, पहला और थर्ड पॉइंट सेम। देयर कैन बी मल्टीपल मोड इफ देयर आर मोर देन वन डेटा पॉइंट विद द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। ठीक है, चार ही पॉइंट पे रहते हैं कि मोड होता क्या है। अगर मैं एग्जांपल लूं कि अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि चलो आपके पास एक डेटा सीट है 1 2 3 1 2 4 2, ये आपके पास है। अब देखो आपके पास अगर मैं बोलूं कि सबसे ज्यादा आपके पास फ्रिक्वेंसी किसकी है, सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी आपकी टू की, 2 3 बार अकर्स हो रहा है। अगर आप ध्यान देखोगे तो सबसे ज्यादा जो फ्रिक्वेंसी है वो 2 की है क्योंकि 2 3 बार अकर्स हो रहा है। 2 3 बार अकर्स हो रहा था। मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी वाला जो डेटा पॉइंट है वो आपका मोड है। इसका मतलब आप बोल दोगे कि सर आपके पास मोड क्या होगा, मोड की वैल्यू क्या होगी, मोड की वैल्यू क्या होगी। बोले 2 कितने बार अकर्स हो रहा है, बोले 3 बार। बट ये मोड नहीं होता है, ये मोड नहीं होता कि कितने बार अकर्स हो रहा है। वो डेटा पॉइंट जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करता है उस डेटा पॉइंट को मोड बोलते हैं। इसका मतलब है कि जो 2 दिख रहा है जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब 2 जो है वो आंसर है क्योंकि 2 जो है वो डेटा पॉइंट है डेटा सीट का। इसका मतलब मोड जो होता है वो डेटा सीट में जो डेटा पॉइंट होता है जो सबसे ज्यादा बार अकर्स होता है उसको हम बोलते हैं मोड। इसका मतलब जो 2 है वो मोड है। और 2 मोड क्यों हुआ, क्योंकि सबसे ज्यादा बार यही आ रहा, 3 बार आ रहा आपके पास। देखो ध्यान से। ठीक है, अच्छा अगर मैं बोल दूं कि सर एग्जाम्पल अगर ऐसा होता, कैसा एग्जाम्पल होता, एग्जाम्पल ऐसा होता, यही एग्जाम्पल ले लेता हूं 1 2 1 2, ये देखो ध्यान से। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि आपके पास देखो 2 भी कितने बार अकर्स हो रहा है, 3 बार, और 1 भी अकर्स हो रहा है 3 बार। इसका मतलब है अगर मैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पॉइंट की बात करूं तो 1 भी 3 बार अकर्स हो रहा है, यस सर, और 2 भी 3 बार अकर्स हो रहा है। इसका मतलब क्या मल्टीपल टर्म्स हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। इसका मतलब अगर मैं मॉड बोलूं तो क्या होगा सर, मॉड का आंसर क्या होगा, मॉड होगा 1 2। इसका मतलब एक से ज्यादा डेटा पॉइंट हो सकते हैं, यस। देयर कैन बी मल्टीपल मोड इफ देयर आर मोर देन 1 डेटा पॉइंट विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम और मैक्सिमम, तो 1 2 ये आपके पास मोड हो गया 1 2। अच्छा, और एग्जांपल अगर मेरे को लेना है तो मैं बोल रहा था कि इसका मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं। इसका मतलब आपके पास डेटा पॉइंट -1 है, -2 है, -1 है, 3 है, 1, ये। तो अगर मैं बोलूं कि आपके पास इसमें मोड कितना होगा तो मोड आपके पास कौन सा डेटा पॉइंट सबसे ज्यादा बार आ रहा है, -1 वाला डेटा पॉइंट सबसे ज्यादा बार आ रहा है। देख रहे हैं आपके पास सबसे ज्यादा बार जो आ रहा है वो -1 आ रहा है। तो आप ऐसा नहीं हो सकता कि 1 को भी ले ले क्योंकि मैग्नीट्यूड तो बराबर है, मैग्नीट्यूड का कोई लेना देना नहीं, तो आंसर इज -1। तो याद रखिएगा मोड जो होता है वो डेटा सीट का डेटा पॉइंट होता है जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है। अच्छा देखो मीन आपको पता है, मैं बोलूं इसका मीन कितना होगा तो सबको ऐड कर दो, डिवाइड बाय कितने डेटा पॉइंट है, बोले 1 2 3 4 5 6 7 से डिवाइड कर दो। तो तीन ही टर्म्स होते हैं आपके पास जब हम स्टेटिस्टिक्स या जिसको मैं सिंपल स्टेटिक्स बोलता हूं, तो मीन होता है, एक मीडियन होता है, मोड होता है। मीन तो आपको पता ही है, एवरेज वैल्यू,
सब डेटा पॉइंट्स अगर दिया हुआ है, अनग्रुप डेटा के फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप सिंपल सबको ऐड कर दो, डिवाइड बाय जितने डेटा पॉइंट्स है। मीडियन जो होता है वो मिड वैल्यू होता है। जब ऑड नंबर्स डेटा के होते हैं तब तो बड़ा आसान होता है मिड वैल्यू को सिलेक्ट करना, बट डेटा हमेशा अरेंज हो, आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए डेटा, फिर मिड वैल्यू वैल्यू सिलेक्ट कर लो। बट अगर डेटा में इवन नंबर है तब बड़ा इंटरेस्टिंग होता है मीडियन, पढ़ा चुका हूं सब कुछ में। उस समय हमको सिलेक्ट करना पड़ता है n/2 और n/2 + 1 जो भी डेटा पॉइंट है उसका एवरेज वैल्यू, मतलब डिवाइड बाय 2। ये सब पढ़ा चुका हूं। अभी आज हम पढ़ रहे हैं मॉड, और ये सबसे आसान है। अगर मैं बोलूं कि तीनों में सबसे आसान क्या होता है, मिड, मतलब मेन, मीडियन और मोड, तीनों में सबसे आसान होता है मोड को पहचानना। जब भी डेटा पॉइंट दिया है देख लो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, उसी डेटा पॉइंट को मोड बोल देंगे। इट्स वेरी सिंपल, इसलिए मैं 3 एग्जांपल ले लिया। ठीक है, अगर आपके पास ये 2019 का एक क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है आपके पास कि यार x इज द मीन ऑफ द डेटा, मीन जो है x जो है वो मीन है इस डेटा का, 4 ही डेटा रखे आपके पास, और बोल रहा है इसका मोड बताओ। तो ध्यान से देखा जाए कि ये तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया। इसका कंफर्म मतलब है कि बिना सॉल्व किए भी मैं ये बता सकता हूं कि आंसर क्या होगा। आंसर, अच्छा, सब डेटा एक एक बार आया है, 3 भी एक बार आया, 2 भी एक बार आया, 4 भी एक बार आया। अगर x के लिए 3 हो गए तो आंसर 3 होगा, x के लिए 2 हो गए तो आंसर 2 होगा, x के लिए 4 हो गए तो 4 होगा। इसका मतलब इसका आंसर 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। जो भी x की वैल्यू होगी, क्योंकि वही रिपीट, वही 2 बार बन जाएगा। x के लिए 3 होगी तो 3 2 बार आ जाएगा, x के लिए 2 होगी तो 2 टाइम्स आ जाएगा, 4 होगी तो 4 2 टाइम्स आ जाएगा। मतलब x की वैल्यू 3 to 4 में से एक आंसर तो है, क्योंकि न्यूमेरिकल आंसर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहां पे अगर मेरे को सॉल्व करना है तो मैं बोल रहा हूं कि यार n की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स कितने हैं, बोले 4 है सर, 4 है टोटल, 4 है सर। मीन वैल्यू क्या होता है, मीन वैल्यू होता है कि आपके पास सब डेटा पॉइंट्स को ऐड कर दो, डिवाइड बाय 4, सब डेटा पॉइंट्स को ऐड कर दो, मतलब x1 x2 x3 x4, यही आपके पास है। ऐसे कर देते हैं हम, जब अनग्रुप डेटा रहता है तो पूरे डेटा पॉइंट को ऐड कर दो और डिवाइड बाय आपके पास n कर दो। ये बड़ा बेसिक से आपके पास रिजल्ट होता है। तो एक कोई भी बच्चा जो 11 12 का बच्चा है, मीन वैल्यू, या इवन 9 10 का बच्चा है, मीन वैल्यू उसको पता होता है। अब क्वेश्चन में मीन बोला x को, तो मीन x लिख लिए। x1 की वैल्यू 3 है, x2 की वैल्यू x है, x3 की वैल्यू 2 है और x4 की वैल्यू 4 है, डिवाइड बाय n, और n है नंबर ऑफ डेटा पॉइंट, दैट मींस 4। पता है कितना हो गया आपके पास, 4 और 2 6 और 3 9, तो 9 + x/4 आ गया, और ये x के बराबर है क्योंकि x लिखा है मीन वैल्यू। अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूं तो 4x इक्वल टू कितना हो रहा है, 4x इक्वल टू सर 9 + x आ गया, और x इधर ले गया तो कितना आ गया, 3x इक्वल टू 9, और 3x इक्वल टू अगर 9 है तो x की वैल्यू 3 है। अभी x की वैल्यू नहीं पूछा हमसे, बट x की वैल्यू 3 निकाल ली। इसका मतलब है कि पहला तो मेरे को इस x की वैल्यू निकालना था, ये इंपॉर्टेंट था कि x की वैल्यू क्या होगी। x की वैल्यू निकाल ली हम कि x की वैल्यू 3 है। जब मेरे को x की वैल्यू 3 पता चल गई तो अब मेरे को पता चल गया कि भैया मेरे पास डेटा शीट में क्या है, मेरे पास डेटा शीट में क्या है, जो डेटा शीट है उसमें एक अननोन था। अब डेटा शीट में मेरे को सभी वैल्यू पता है, पहला तो 3 से पहले से पता था। जो x की वैल्यू है वो हम फाइंड आउट कर लिए, जिसकी वैल्यू कितना है आपके पास 3 आया नहीं, उसके बाद के डेटा भी आपको पहले से पता था 2 और 4। अब बताओ इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, 3 की। 3 2 बार अकर्स हो रहा है, तो आंसर आपके पास 2 नहीं होगा। आंसर क्या होगा, जो डेटा पॉइंट्स होता है, तो आंसर 2 नहीं लगाना है, कि फ्रीक्वेंसी नहीं बताना है कि कितने बार अकर्स हुआ, वो कौन सा डेटा है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो आंसर कितना होगा, आंसर इज 3 सर। तो आंसर इज 3। ये सिंपल 2019 का क्वेश्चन, और इतना सिंपल क्वेश्चन। इसका मतलब है कि सर सबसे आसान तो मोड होता है, यस, मोड, मीडियन और मीन के बारे में आइडिया होना चाहिए। बट मैं से पढ़ रहा हूं तो आइडिया तो रहेगा, कोई इशू नहीं है। मैं मान के चल रहा हूं कि इसके पहले वाला लेक्चर आप अटेंड कर चुके हैं, इसके पहले वाला मतलब पार्ट 1, अब ये पार्ट 2 है। ठीक है, चल ये भी आपको बन गया। ये 2017 का क्वेश्चन है IIT रुड़की का, और बोल रहा है कि एक सैंपल है 15 डेटा का, और 15 डेटा लिखे हुए, कैलकुलेट कर लोगे तो 15 डेटा ऐसे लिखे हुए। द मोड ऑफ द डेटा बताना है। सबसे आसान इसमें मोड ऑफ डेटा है। क्यों? क्योंकि आपको देखना है कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 17 18 17 17 17 3 बार दिख गया, फिर 18 2 बार दिख गया, फिर 17 एक और बार दिख गया। तो 17 देखो 4 बार दिख रहा है, मतलब 17 यहां पे एक बार आ गया, एक बार यहां आ गया, एक बार यहां आ गया, और सबसे ज्यादा 17 है आपके पास फ्रीक्वेंसी। तो आंसर आपके पास 4 बार 17 आ गया, तो आपको 4 नहीं लिखना है, ये आंसर गलत होगा। जल्दबाजी में लग जाता है कि 17 4 बार है। भाई हमसे मॉड पूछा है, मॉड डेटा पॉइंट ही होता है, इसका मतलब है आंसर इज 17। कौन सा डेटा पॉइंट सबसे ज्यादा बार अकर्स हो रहा है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है। अगर मैं बोलूं फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो फ्रीक्वेंसी इज 4। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 इसकी। 17 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 है, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बताना आपको,
फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा है वो डेटा को बताना जिसको मोड बोल दे। तो आंसर इज 17। सिंपली सॉल्व हो गया। अगर मेरे को इसमें बोला रहता आपके पास कि इसका मीडियन निकालो, तो फिर मैं डेटा को अरेंज करता। इसका मतलब है मेरे को मीन निकालते समय, अगर मेरे को मीन फाइंड करना है तो मैं आराम से सॉल्व कर सकता हूं अनग्रुप डेटा को। इसका मतलब है कि मीन की वैल्यू जब हम एक्स बार बोलते हैं तो सिग्मा एक्स सब डेटा को ऐड कर दो, डिवाइड बाय एन कर दो। जब मैं मॉड की बात करता हूं तो आपको पता चल गया कि ये जो होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेटा पॉइंट होता है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेटा पॉइंट होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेटा पॉइंट। इसमें डेटा पॉइंट इज इंपॉर्टेंट है। मेरे को लगता है कभी कभी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज ना हो जाए कि फ्रीक्वेंसी लिख डाले। अच्छा, जब हम मीडियन की बात करते हैं तो मीडियन में ना आप डायरेक्ट नहीं बता सकते, मिड वैल्यू बताते हैं आपके पास, मिड वैल्यू। और इवन और ऑड बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसको अरेंज करना पड़ता है, अरेंजिंग द डेटा। तो आपको सबसे पहले अरेंज करना पड़ता है, बाकी केस में डेटा अरेंज नहीं करना पड़ता, अरेंजिंग द डेटा। तो मीडियन के केस में डेटा अरेंज करना पड़ता है, आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग। नॉर्मली हम असेंडिंग डेटा अरेंज कर देते हैं कि सबसे छोटा डेटा से बड़ा डेटा लिखते जाओ, ठीक है, ऐसा करते हैं। इसका मतलब हमको मीन और मॉड के केस में हमको डेटा अरेंज नहीं करना पड़ता। नो अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड इन मीन, नो अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड इन मोड, बट मीडियन के केस में अरेंजमेंट चाहिए और फिर डेटा हम देखेंगे कितना है। जैसे 15 है तो 15 के केस में बड़े आराम से बता सकता था कि इसका मीडियन क्या है। जैसे मैं बोल देता कि अगर मैं कोई डेटा पॉइंट्स अगर सेट करना है तो मैं बोल देता अच्छा आप डेटा पॉइंट सेट करना चाहते हो, हाँ, तो मैं बोल देता देखो यार 3 पहले आएगा, क्यों 3 सबसे छोटा डेटा यही है। उसके बाद क्या दिख रहा है, उसके बाद सर 5 दिख रहा है, 5 कितने बार है, 2 बार, 5 5 लिख लिए। फिर 6 दिख रहा है, फिर 7 दिख रहा है, फिर 8 दिख रहा है, फिर 9 दिख रहा है। इतना दिख रहा है, यस सर। 9 के बाद क्या दिख रहा है, 9 के बाद सर 13 दिख रहा है, 9 के बाद 13 दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, यस सर। 13 के बाद क्या दिख रहा है, 13 के बाद सर 18 दिख रहा है, 13 के बाद 18 दिख रहा है, और 18 कितने बार है, 2 बार, तो 18 दिख रहा है आपके पास। फिर सर 17 है सर, मतलब 17 पहले था, सॉरी, 13 के बाद आपके पास 17 है, और 17 कितने बार था, 17 था सर 4 बार, 18 था 3 बार, और फिर था 20। तो 4 3 7 और 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 डेटा पॉइंट था, तो कितना हो गया, 17 4 बार था, और 18 कितने बार था, 1 2, 18 2 ही बार था। 18 अगर मैं बोलूं कि 18 कितने बार था, तो 18 2 ही बार था, 18 2 ही बार था, ठीक है, 18 2 बार था, ठीक है, नो इशू। ये 15 डेटा पॉइंट्स। अब अगर मेरे को बोला जाए कि यार इसमें से मीडियन बताओ, तो मीडियन बता सकता हूं क्योंकि डेटा ऑड है, डेटा ऑड नंबर है, ऑड है, और ऑड में मिड टर्म देखना बड़ा आसान होता है। ऑड में मिड टर्म देखना आसान होता है, 15 है तो 7 इधर 7 उधर, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 13 आंसर हो जाएगा इसका। अच्छा, किसी को ऐसा देखते नहीं आता तो बोल सकते हो कि सर आपके पास अगर ये डेटा अगर आपके पास है, ये देख रहे आपके पास ये, तो आपके पास मिड वैल्यू को देखना बड़ा आसान होता है जब भी ऑड नंबर दिखा रहता है, जब भी ऑड नंबर लिखा हो मिड वैल्यू को देखना बड़ा आसान होता है। अगर आपको लगता है कि सर अगर मेरे को ऐसा फॉर्म लिखना है तो n+1/2 लिख लो यार। n कितना था, बोले 15 सर, 15 + 1 16 डिवाइड बाय 2, तो 8th आपके पास जो डेटा होगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, जो 8th डेटा है, ये 8th डेटा यही आपका मीडियन होगा। तो ठीक है, ये आपको पता है, बट फिर भी मैं बता रहा हूं कि चलो ठीक है, मोड पूछा था, तो अगर आपको एग्जाम में कोई मोड पूछ रहा है तो ये बहुत ही 10 सेकंड का क्वेश्चन हो सकता है। अगर मीडियन पूछता तो डेटा अरेंज करना होता, फिर आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता, तब आप बता देते कि 13 आंसर, और मीन बोलता तो भी आप पूरे डेटा को ऐड करते, डिवाइड बाई 15 करते। तो आपको क्लियर रहे तीनों पॉइंट्स के बारे में एकदम अच्छे से पता होना चाहिए, और कोई इशू भी नहीं है इसमें, क्योंकि तो बहुत आसान सी बात है। चलो ठीक, आगे बढ़ता हूं। अब ये था 2013 का क्वेश्चन, 2013 का क्वेश्चन आईआईटी बॉम्बे का क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, ये देख लेते हैं सर। क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ ईमेल रिसीव्ड ऑन साइज कंजिक्यूटिव डेज इज, जो नंबर ऑफ ईमेल रिसीव हुए थे उनका जो साइज था आपके पास कंजिक्यूटिव डेज में 11 9 18 18 4, कितने नंबर ऑफ ईमेल्स रिसीव हुए थे। तो ठीक है, ये तो सिंपल स्टेटमेंट हो गया, बट आपके पास जो डेटा पॉइंट्स है वो ये है। अब कोई पूछ रहा है कि मीडियन बताना और मोड बताना है, तो मेरे को पता होना चाहिए कि द सबसे इजीएस्ट थिंग क्या है, सबसे सिंपल जो है मोड इज वेरी सिंपल, मोड इज वेरी सिंपल। क्यों, जब भी आपके पास डेटा पॉइंट है अनग्रुप डेटा, तो वेरी सिंपल आपको बताना, सबसे देखना है कि यार सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है।
अगर मैं ध्यान से देखूं कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी, तो आप बोलोगे 11, 9, 18, 18, 4, 15। तो 18 आपको दिख रहा है 2 बार है। 18 आपके पास जो है वो ये एक बार ये आया और एक बार ये आया, 18 2 बार है। इतना दिखा आपके पास। तो अगर मैं बोलूं आपके पास कि क्या है, तो देखो आपके पास 18 2 बार है आपके पास, तो 18 जो होगा मॉड होगा, तो इसका मतलब है मॉड की वैल्यू 18 है, तो मॉड की वैल्यू 18 होगी। ये इसका मतलब है या तो आंसर दिल्ली होगा या तो आंसर बॉम्बे होगा। तो मॉड की वैल्यू 18 है, और ये बहुत ही सिंपल बात होती है। बट इस क्वेश्चन में ना मीडियन भी पूछा था, 2013 आईटी बॉम्बे का क्वेश्चन है। अब मीडियन पूछा है तो मेरे को बड़े जल्दबाजी में मीडियन नहीं बताना है कि मिड वैल्यू कौन सी है करके, क्योंकि मेरे पास डेटा कितना है, 1 2 3 4 5 6 डेटा है। बोले कि मैं तुरंत ही निकालना चालू कर दिया, नहीं। अगर मेरे को मीडियन कैलकुलेट करना है तो मेरे को करना क्या चाहिए सर, हमको करना ये चाहिए सर कि हम ना इसको अरेंज कर लेते हैं। अरेंज मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो मैं अरेंज कर लेता हूँ। 4 लिखा, हाँ, फिर लिखा 9 लिखा, तो 4 के बाद 9 आ गया, 9 के बाद कितना आ गया, 11 आ गया, 11 के बाद कितना आ गया, 15 आ गया, फिर कितना आ गया, 18 आ गया, और 18 आ गया। ये कितने आपके पास है, 3 और 3 6, मतलब एन की वैल्यू 6 है, और एन की वैल्यू 6 मतलब क्या है, इवन नंबर। और जब इवन नंबर होता है तो आपको केयर करना पड़ता है कि मीडियन क्या होता है। अगर मैं बोलूं कि मीडियन क्या होता है, तो मीडियन हम पढ़ चुके हैं, मतलब n/2 एथ प्लस n/2 प्लस 1/8 डिवाइड बाई 2, ये एवरेज वैल्यू होता है जब इवन नंबर होता है, इनकेस ऑफ इवन। अब n की वैल्यू कितना है, 6 से 6/2 करेंगे तो थर्ड, ये थर्ड डेटा पॉइंट हो जाएगा, ये फोर्थ डेटा पॉइंट हो जाएगा, और डिवाइड बाई 2। थर्ड और फोर्थ डेटा पॉइंट ढूंढो भैया। थर्ड डेटा पॉइंट कौन सा है, 11। फोर्थ डेटा पॉइंट कितना है, 15। तो 11 और 15 का एवरेज कितना हो गया, 26 डिवाइड बाई 2 मतलब 13। तो मीडियन की वैल्यू 13 होगी। ढूंढो 13 कहाँ लिखा है, बोले सर यहाँ पे, इसलिए ये आंसर करेक्ट हो गया क्योंकि 13 यहाँ गया। बॉम्बे आंसर इज करेक्ट, आईटी बॉम्बे का था और बॉम्बे ही करेक्ट था, बी आंसर। देखो ध्यान से। तो मैं बोल रहा हूं कि जब भी आपको ऐसी बातें कोई कर रहा है कि मीन मोड मीडियन, बहुत ही आराम से और ध्यान से सलीके से देखे, सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, आता है एग्जाम में, इसलिए मैं सब कुछ एक एक लाइन से बताते जा रहा हूं। सब आता है आपके पास, कोई भी मैं चीज अगर करवा रहा हूं तो वो ध्यान से देखते जाना है कि सर क्या क्या करवा रहे हैं करके। ठीक है, तो चलो ये तो बन गया आपको। अब मोड कैलकुलेशन फॉर ग्रुप डेटा। अगर कोई ग्रुप डेटा है तो फिर मोड का कैलकुलेशन कैसे होगा, ग्रुप डेटा है। अगर ये फॉर्मूला किसी को ना पता हो तो ग्रुप डेटा का मोड वो कैलकुलेट नहीं कर सकता। जैसे मीडियन में मैं बोला हूं कि मीडियन के केस में अगर आपको ग्रुप डेटा का फॉर्मूला नहीं पता है तो मीडियन कैलकुलेट नहीं कर सकते। जब ग्रुप डेटा होता है तो सबसे आसान होता है मीन कैलकुलेट करना, इन केस ऑफ ग्रुप डेटा। इसलिए जब भी ग्रुप डेटा होता है ज्यादातर चांसेस बनते हैं मीन पूछने के, क्योंकि मीडियन में तो कैलकुलेशन होगा, फॉर्मूला होगा एक। अच्छा, मीन में भी फॉर्मूला होता है लेकिन सबसे सिंपलेस्ट होता है। मोड में भी ये फॉर्मूला है, और मोड जब कैलकुलेट करते हैं ग्रुप डेटा के लिए, तो अब आपके पास ना यहां पे एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है, हर जगह आपको दिखेगा मॉडल क्लास, हर जगह कॉमन दिखेगा, इज द मॉडल क्लास। इसका मतलब है आपको मॉडल क्लास पहचानना है। मॉडल क्लास अगर आप पहचान लिए तो उसका जो लोअर लिमिट होगा वो एल हो जाएगा। यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा है, एफ उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, F-1 उसके पहले की फ्रीक्वेंसी, और F1 जो होगा उसके बाद की फ्रीक्वेंसी। तो F1 फ्रीक्वेंसी आफ्टर द मॉडल क्लास, F-1 बिफोर द मॉडल क्लास, और H जो है क्लास साइज है। तो इसमें कोई सुनिए कि क्या है, ये बड़ा सिंपल है, बट ये फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैं इसके उसमें नहीं गया कि फॉर्मूला का डेरिवेशन कहां से आ गया। अगेन मैं स्टैटिक्स का बहुत ज्यादा हिस्ट्री कैलकुलेट नहीं किया कि फॉर्मूला का डेरिवेशन निकालो, ये मोड के कैलकुलेशन का फॉर्मूला कहां से आया होगा, इतना मैं नहीं गया। नॉर्मली मैं जाता हूं हमेशा, लेकिन स्टैटिक्स में ये जो फॉर्मूला आपके पास मीन मोड और मीडियन का जो ग्रुप डेटा का फॉर्मूला है, इसके उसमें नहीं गया मैं, डिटेलिंग में नहीं गया एक्चुअली। ठीक है, ओके। अब अगर मैं बोलूं कि मोड कैलकुलेशन करना है ग्रुप डेटा का आपके पास, ध्यान से देखिएगा, बस ये फॉर्मूला है। अब देखिए, अब आपके पास मोड कैलकुलेट करना है, ये आपके पास क्लास दी है। अब मेरे को मॉडल क्लास फाइंड आउट करना है, तो मॉडल क्लास क्या होगा, मॉडल क्लास इज वेरी सिंपल। क्यों मॉडल क्लास इज वेरी सिंपल कैसे बोल दिया सर, इसलिए मॉडल क्लास वेरी सिंपल है कि क्लास दी हुई है, क्लास का इंटरवल दिया हुआ है। अगर मैं बोलूं कि देखो 0 6 6 12 12 18, इसका तो एच की वैल्यू कितना है, कहीं से भी देख लो, एच की वैल्यू देख लो आपके पास, तो एच की वैल्यू जो है वो 6 है, 12 से 18, 18 से, तो एच की वैल्यू 6 है, क्लास इंटरवल। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास अगर मैं बोलूं फ्रीक्वेंसी दिया तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है, ये 35। तो पता आपके पास ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला जो क्लास होता है उसी को मॉडल क्लास बोलते हैं। इसका मतलब है मॉडल क्लास क्या है, मॉडल क्लास इज नथिंग बट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्लास। दिस वन इज इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको ढूंढो, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, और वही जो होगा वो मॉडल क्लास होगा।
इसका तो मॉडल क्लास हो गया आपके पास 18 to 24। अब 18 to 24 हो गया आपके पास, तो अब आपको क्या क्या पता चल गया सर? अब हमको ये पता चल गया, क्या पता चल गया हमको सर? ये पता चल गया कि सर ये जो एल है लोअर लिमिट जो है ना वो 18 है। अच्छा हाँ, फ्रीक्वेंसी कितना है सर? एफ पता चल गया सर, मॉडल क्लास मतलब एफ पता चल गया। एफ की वैल्यू कितना है? बोले 35। अच्छा, मॉडल क्लास के बाद वाली फ्रीक्वेंसी? बोले सर ये 18 जो दिख रहा है F1 है, एफ के बाद वाली फ्रीक्वेंसी। अच्छा, तो फिर ये क्या है? ये आपके पास F-1 मॉडल क्लास की पहले वाली फ्रीक्वेंसी मतलब 25 है। फॉर्मूले में आपके पास F-1 था, F1 था, F था, H था और L था, यही फॉर्मूला था आपके पास। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इतने ही टर्म्स थे आपके पास। ये देखो इतने टर्म्स आपके पास हम पुट कर दिए। ये अब आपके पास क्लास से फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख दिया गया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब 6 और 11 के बाद 17 होता है, 17 और 25 के बाद 42 होता है, 42। इसकी नीड नहीं है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की इन केस ऑफ मॉडल कैलकुलेशन या इन केस ऑफ मोड कैलकुलेशन, फ्रीक्वेंसी से हो जाएगा। अच्छा, मेरे को तो जरूरत भी नहीं पड़ी, ये तो लिखा है सॉल्यूशन का पार्ट, लेकिन मेरे को जरूरत नहीं पड़ी। मेरे को क्या है? मेरे को एल पता चल गया, एच पता चल गया, एल की जगह पुट कर दिया 18, एच की जगह 6 पुट कर दिए, एफ 35 था, F-1 उसके पहले की फ्रीक्वेंसी था, 2F जो था आपके पास, ये देखो 35×70, ये सब पुट कर दिया, 20.22 आ गया। इसको बोलते हैं किसी ग्रुप डेटा का कैलकुलेशन, मॉड कैलकुलेशन, किसी ग्रुप डेटा का। सिर्फ ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है, दिस फॉर्मूला, ये अगर आपको ये नहीं पता है तो फिर आप नहीं सॉल्व कर सकते एक ग्रुप डेटा के कैलकुलेशंस को। अच्छा, कई बार जब हम बहुत प्रेशर में रहते हैं, अच्छा आप अगर सिर्फ मैथ्स का पेपर देने जा रहे हो, सिर्फ मैथ्स का, तो फिर ये याद रहेगा। लेकिन आप टेक्निकल इतना सारा हजारों कंसेप्ट के साथ एग्जाम में जा रहे हो, तो फिर ये फॉर्मूला भी फिर टफ हो जाता है, कितना को याद करेगा। बट फिर भी अगर आप मेरे से पूछे कि सर मीडियन और मोड में से अगर मेरे को अगर सच में कोई एक याद भी रखना है तो क्या लगता है आपको? देखो मेन तो ग्रुप डेटा पता ही होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा टफ है नहीं। सिग्मा एक्सआई एफआई अपॉन सिग्मा एफआई इज वेरी सिंपल। तो मैं बोलूंगा कि मॉड और मीडियन में से मॉड अगर एग्जाम में कभी आया ग्रुप डेटा पे बेस, तो मॉड पे बेस क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है। ग्रुप डेटा पे जिसमें क्लास इंटरवल डिफाइंड, इसके ज्यादा चांसेस। ठीक है, ओके, क्योंकि उनको भी देखना है कि कैलकुलेशंस थोड़ा सा कम लगे। तो दोनों ही आपके पास मीडियन और मोड जो है वो ग्रुप डेटा के केस में फॉर्मूले पे डिपेंडेंट है। इसमें मॉडल क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो क्लास होगी उसी को बोलते हैं मॉडल क्लास। ठीक है, ओके। अब देखो आपके पास 2014 आईआईटी खड़गपुर का क्वेश्चन था, तो कितना कलरफुल, इतना अच्छा आपके लिए बना के रखा हूं मैं। अच्छा दिख रहा है आपको? देखो अच्छा दिख रहा होगा, पूरा का पूरा अच्छा दिख रहा होगा। 2014 आईआईटी खड़गपुर का क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको? 2014। अच्छा, अब आपके पास दिया हुआ है, सीरियल नंबर दिया हुआ है, मार्क्स ऑप्टेन दिया, क्लास इंटरवल के फॉर्म में नहीं दिया, मार्क्स ऑप्टेन लिखा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा हुआ है। नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा है और मार्क्स ऑप्टेन लिखा हुआ है। व्हाट वुड बी द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द मार्क्स ऑप्टेन बाय द स्टूडेंट? तीनों चीज पूछा है कि मीन बताओ, मीडियन बताओ, मोड बताओ। तीनों चीज पूछा, मीन बता दो, मोड बता दो, मीडियन बता दो। इट्स वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। तो क्या एग्जाम में आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे? करेंगे, आप मेरे स्टूडेंट हो तो करेंगे। आप में से पढ़ रहे हो ना मैथ्स, आप करोगे, आपको करना होगा। सबसे पहला कि आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि सर आप बोले थे कि सबसे आसान क्या होता है जब भी आपके पास डेटा आपके पास दिया हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है और मार्क्स ऑप्टेन लिखा, क्लास इंटरवल के फॉर्म में नहीं दिया, सिर्फ मार्क्स ऑप्टेन और नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा है। सबसे आसान क्या होता है? बोले सर मॉड। मॉड क्या होता है? बोले सर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये फ्रीक्वेंसी और ये मार्क्स ऑप्टेंस और ये फ्रीक्वेंसी आपके पास। इसका मतलब है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी दिख रही? बोले सर 40। तो क्या 40 आंसर होगा? नहीं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आंसर नहीं होता है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का डेटा पॉइंट जो होता है वो आंसर होता है। इसका मतलब क्या हो गया? मॉड जो हो गया वो 35 हो गया, दिस वन। ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अगर आप मेरे से पूछोगे कि क्या है, तो मैं बोलूंगा ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, 40 इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। किसी का क्वेश्चन भी हो सकता है कि सर आपको कैसे पता चला कि ये फ्रीक्वेंसी है, ये क्यों नहीं लिया फ्रीक्वेंसी? अच्छा, एक नॉर्मल स्टूडेंट तो कुछ भी बात कर सकता है, कभी भी कुछ भी सोच सकता है। उसको लगेगा सर कैसे पता चला आपको ये फ्रीक्वेंसी है? तो अब किसी का डाउट तो डाउट है, डाउट का कोई लिमिट थोड़ी है कि डाउट क्या नहीं हो सकता। डाउट का तो मतलब है कि कुछ भी हो सकता है। अब ध्यान से देखना, तो मैं बोल रहा हूं कि 40 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और 35 आपके पास मार्क्स ऑप्टेन है, और 35 इज द मॉड नॉट 40। देखो ऑप्शन में 40 भी लिखा है, 35 भी लिखा है। 40 और 35 दो लिखा है। क्यों लिखा है? कि कई लोग को समझ ही नहीं आएगा कि लेना क्या है, क्योंकि उनको भी तो काम है कंफ्यूज करना आपको।
अब ध्यान देखिएगा, अगर मैं आपको बोलूं कि देखो मार्क्स ऑब्टेन है, ये 25 नंबर मिल रहे हैं क्लास में, 25 नंबर कितने लोगों को मिल रहे हैं? 20 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको 25 नंबर मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर मैं बोलूं कि 25 नंबर मिलने वाले जो स्टूडेंट्स होंगे, 25 नंबर मिलने वाले 20 स्टूडेंट होंगे, तो अगर मैं बोलूं कि क्या क्या हो रहा है, तो सर ये तो 25 25 25 ऐसे करके मिल रहे होंगे, नहीं? इसका मतलब है कि सर ये तो आपके पास पहले 25 नंबर आपके पास हो गए 20 स्टूडेंट को, यहां तक हो गया 1 2 3 और अप टू 20। उसके बाद आपके पास 30 नंबर मिलने वाले 20 स्टूडेंट हैं, तो फिर आप 30 लिखना चालू किए, 30 लिखना चालू किए कि 30 30 30 30 30 20 लोग को और मिल रहा है। उसके बाद 35 40 लोगों को मिल रहा है, 35 40 लोगों को मिल रहा है, ऐसा लिखना चालू किया आप, ये 40 लोगों को मिल रहा है। उसके 40 नंबर जो मिलने वाला है मार्क्स ऑफ 10 वो भी 20 लोगों को है, तो 40 नंबर भी आपके पास मिलते जा रहा है। ये अब सोचो कि 25 नंबर मिलने वाले कितने स्टूडेंट है? 20 है। 30 नंबर वाले कितने स्टूडेंट है? 20 है। 35 मार्क्स मिलने वाले कितने स्टूडेंट है? 40 है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है कि कितने लोगों को मिले, तो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है? बोले सर 35 है। क्यों? क्योंकि 35 जो मार्क्स मिले हैं वो कितने स्टूडेंट को मिले? 40 स्टूडेंट को। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट इज द फ्रीक्वेंसी। और ये तो डेटा पॉइंट्स आपके पास हो गए, ये डेटा पॉइंट्स हो गए। तो ये डेटा पॉइंट्स है जो मार्क्स ऑब्टेन हो रहा है, और ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है। अब सोचो ना कि मेरे पास कितने आपके पास फ्रीक्वेंसी, एन के वैल्यू बोलूंगा तो 100 है। ये देखो आपके पास कितना है? 20 20 40। तो अगर मैं बोलूं इन सबको ऐड कर दूं तो आपके पास इस 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट्स है आपके पास। तो ये जो डेटा पॉइंट है 100 का है, तो डेटा पॉइंट जो है वो कितना है आपके पास? टोटल डेटा पॉइंट जो है वो 100 डेटा पॉइंट्स। डेटा पॉइंट जो है आपके पास जो कलेक्शन है वो 100, दैट मीन्स एन। ये डेटा पॉइंट्स, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स 100। इस नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स 100 में सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो 35 नंबर मिलने वालों की फ्रीक्वेंसी, और 40 है। 40 ऐसे लोग हैं जिनको 35 नंबर मिला है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अगर मैं बोलूं कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है, तो आप बोलोगे सर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है सर वो 40 है। बट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मोड नहीं होता। मोड क्या होता है? मोड होता है डेटा ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, डेटा ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो जो 40 जो आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, उसका डेटा पॉइंट क्या है? बोले 35 है, इसलिए मॉड इज 35। इतना डिटेलिंग और इतना बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो मॉड इज 35। सोचो, ऐसे सोचना है आपको जब आपको बहुत गुड बनना है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मीन मीडियन मोड सब पता होना चाहिए, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि यार मेरे को क्या करना है पहले। अगर तीनों पूछ लिया तो अच्छा, तो ठीक है, मॉड आपके पास 35 आपके पास आ गया, ठीक है। अब देखो आपके पास, अगर मैं बोलूं कि ये आपके पास, अगर मैं आपको बोलूं कि ये तो सर आपके पास x1 है, मान लेते हैं, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी आपके पास, ये f1 है, ये f2 है, ये f3 है, और ये f4 है। और ये जो f3 है ये f मैक्सिमम था, ठीक है। तो हमारा काम आ गया मॉड निकालते समय में, f3 इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर मेरे को मीन निकालना है तो क्या होगा? सर आप तो बोले थे कि मीन क्या होता है? अरे मीन होता है सिग्मा xi fi डिवाइड बाई सिग्मा fi। ये इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस x3 f3 प्लस x4 f4 डिवाइड बाई सिग्मा fi। मतलब f1 प्लस f2 प्लस f3, सिर्फ पूरी फ्रीक्वेंसी का एडिशन, इसलिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। और वो 100 है, पूरे सबको ऐड करेंगे तो सिग्मा fi की वैल्यू 100 है। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे को ये फाइंड आउट करना है तो मेरे को क्या होगा? अगर मेरे को फाइंड आउट करना है आपके पास मीन की वैल्यू, तो मेरे को मीन की वैल्यू फाइंड आउट करना, तो क्या हुआ? एक्स बार इक्वल टू, सर एक्स बार इक्वल टू, अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या हुआ? एक्स बार इक्वल टू सर x1 f1, तो 25 इंटू 20, 30 इंटू 20, तो 25 इंटू 20, फिर 30 इंटू 20, फिर 35 था आपके पास, और वो 40 टाइम्स आ रहा था, ये ऐसे था, यस सर। और 40 जो था 20 टाइम्स था, तो 40 इंटू 20 डिवाइड बाई कितना है? 100 है, बोले डिवाइड बाई 100। ध्यान देखना,
अच्छा, मैं क्या करता हूं, एक जीरो को कैंसिल आउट कर लेता हूं, एक जीरो को कैंसिल आउट कर लेता हूं, सब में से एक जीरो कैंसिल आउट कर लिया। कैलकुलेशन बड़ा अच्छा होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि मैं तुरंत प्रोग्राम वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करूंगा। 25 और 2 50, 30 इंटू 2 60, 35 इंटू 40 70 और 140 और 40 इंटू 2 80 डिवाइड बाई 10। आपको वर्चुअल कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, आपको एक क्लियर रहना चाहिए कि यार मेरे को कैलकुलेशन आना चाहिए बेहतरीन। आ गया मेरे पास एक्स बार की वैल्यू, कितना आया एक्स बार की वैल्यू 5 और 6 11, 11 और 14 25, 25 और 8 33, 33 आ रहा भाई मीन वैल्यू, मीन इज 33। क्या बोलते हो, मीन इज 33। अगर आप ध्यान से देख रहे हो कि क्या हुआ मीन, तो आपको दिखेगा कि क्या मीन 33 है। मॉड कितना आया था, 35 आया था, तो मॉड 35 वाला आंसर था, ये मॉड 35। और कहां पे था मॉड 35, बोले मॉड 35 था। इसका तब आंसर या तो दिल्ली होगा या तो चेन्नई होगा। अब देखो मीन के वैल्यू 33 आ रहा, पहले वाला आपके पास है तो मीन 33 आ रहा, इसका तब आंसर सी हो गया। देखो मीडियन नहीं निकाला, ऐसा नहीं कि निकाल नहीं सकते, लेकिन मीडियन अभी निकाला नहीं। इसका मतलब है कि अगर मैं ऑर्डरिंग की बात करूं, अगर आप स्मार्ट स्टूडेंट बनना चाहते हो तो आपको पता रहे कि जब भी आपको ऐसा दिया रहे, आपके पास मॉड आपके पास फर्स्ट प्रायोरिटी रहे, मीन आपके पास सेकंड प्रायोरिटी रहे, और फिर मीडियन आपको जरूरत पड़ रही है तो वो थर्ड प्रायोरिटी है। ये क्लियर रहना चाहिए। तो हमारा आंसर आ गया सी चेन्नई। बट मैं मीडियन निकालने जाऊंगा, ऐसा नहीं कि निकालने नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं निकालने जाएंगे? अब अगर मेरे को मीडियन निकालना है तो क्या होगा, ध्यान से देखो। अगर मेरे को मीडियन निकालना है तो क्या होगा, अब मीडियन निकालना तो कोई ग्रुप डेटा के फॉर्म में नहीं है, मतलब ग्रुप डेटा मतलब क्लास इंटरवल के फॉर्म में नहीं है, आपके पास डेटा है और ये फ्रीक्वेंसी है। अब सोचो ये 25 कितने बार आ रहा है, 25 आ रहा है 20 बार, फिर 30 आ रहा है 20 बार, 35 आ रहा है, यही आ रहा है। अब अगर मैं बोलूं कि मेरे को मीडियन निकालना होता तो मीडियन क्या होता आपके पास, जो डेटा आपके पास होते हैं वो अरेंज होना चाहिए। देखो डेटा अरेंज है, सबसे छोटा नंबर 25 है, 25 नंबर मिलने वाला, फिर 30, ये डेटा आपके पास अरेंजिंग फॉर्म में है। डेटा 25 25 25 20 बार है, फिर 23 30 30 20 बार है, फिर 35 35 40 बार है, और फिर 40 40 20 बार है। तो डेटा अरेंज है, अरेंजिंग डेटा। अब सोचो कि 100 मेरे पास है डेटा पॉइंट्स, 100 है। अब अगर मेरे को मीडियन निकालना तो क्या होगा सर, अगर आपको मीडियन निकालना है तो क्या होगा, सोच के देखना एक बार, सोच के देखना क्या कि सर अगर n की वैल्यू 100 है, ये तो सर इवन हो गया, यस। तो पता है मीडियन क्या होगा, मीडियन क्या होगा? अच्छा मीडियन, तो सर आप न्यू पेज में लिख लो, न्यू पेज में लिख लो, ठीक है न्यू पेज में लिख लो, यहां नहीं लिखते, न्यू पेज में लिख लेते, ठीक है न्यू पेज में लिख लेते हैं। तो अगर मेरे को लिखना है तो मैं बोल रहा हूँ कि यार मीडियन अगर मेरे को फाइंड आउट करना है, और मीडियन मेरे पास कैलकुलेशन में है कि यार मेरे को मीडियन कैलकुलेट करना है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि मेरे पास यार एन की वैल्यू कितना है, तो बोले एन इक्वल टू 100। 100 मतलब क्या है, ये तो इवन हो गया। पता जब भी इवन होता है तो मीडियन कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, मीडियन कैलकुलेशन जो होता है n/2th प्लस n/2 प्लस 1th डिवाइड बाई 2। अगर मैं बोलूं n की वैल्यू 100 है तो n/2 कितना आ गया 50, तो 50th एलिमेंट जो होगा प्लस 51th एलिमेंट जो होगा, उन दोनों का एवरेज डिवाइड बाई 2, दैट मींस द मीडियन। अब क्वेश्चन है कि 50th एलिमेंट क्या होगा। अब सोचो 50th एलिमेंट अगर आपको पता करना, और मैं बोलूं कि यार 50 एलिमेंट पता करना है, बताओ क्या क्या था पहले। सर पहले आपके पास जो नंबर था, अगर ध्यान देखोगे तो नंबर क्या क्या था आपके पास, देखो आपके पास डेटा लिखे थे हम लोग, ये देखो 25 था, फिर आपके पास 30 था, 35 था और 40 था, ऐसे था आपके पास डेटा। अब देखो आपके पास 25 था, 25 था आपके पास 20 टाइम्स, फिर सर था आपके पास 30, वो भी 20 टाइम्स था, फिर 35 था, कितने टाइम्स था 40 टाइम्स था, और फिर 40 था 20 टाइम्स, ऐसे था। अब देखो 50th एलिमेंट कौन सा होगा, यहां पे ध्यान से अगर देखा जाए कि अगर मैं थोड़ा सा स्मार्टली अगर सोचूं कि क्या होगा, तो देखो ये कितना एलिमेंट्स है, ये 20 है, ये 20 एलिमेंट्स, फिर ये भी 20 एलिमेंट, तो कितने हो गए 40 हो गए। और अगर मैं 50वें एलिमेंट की बात करूं तो देखो 50, ये अब 40 के बाद अगर मैं ये बोल रहा हूं कि देखो 35 35 कितने बार है आपके पास, 40 बार है, तो 80 तक पहुंच जाओगे आप यहाँ पे। ये 40 एलिमेंट्स है, ये 40 है, तो अब सोचो 20 और 20 40 हो चुके हैं, और आपके पास 35 35 चल रहा है। इसका मतलब है कि ये 80 तक आपके पास
मतलब ये 40 डेटा हो गए, ये 41 है, ये 41 है, ये 42 है, 43 है। तो ये पूरे के पूरे कब तक, 40 40 80 80 तक, 80 तक ये 35 होगा। तो 50th डेटा कौन सा होगा, 50वां डेटा कौन सा होगा सर, वो 35 ही होगा। और 51 डेटा कौन सा होगा, वो भी 35 होगा। इवन 80 तक, 80 तक ये 35 ही रिपीट कर रहे हैं, डिवाइड बाई 2। इसका मतलब है कि मीडियन इसका क्या होने वाला पता है, 35 होने वाला। दिस वन। जब आपके पास ऐसा अनग्रुप के फॉर्म में रहता है डेटा, और उसकी अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो उस डेटा को उतने बार लिख दो ये। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। कई बार समझ नहीं आता कि करे क्या, कई बार तो हमको फ्रीक्वेंसी को हैंडल करना नहीं आता है। तो देखो 35 आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि आंसर तो मेरा पहले आ चुका था, लेकिन हमको क्या पता एग्जाम में कब कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो देखो आपके पास मीडियन की वैल्यू 35 आ रहा है, तो देखो निकाल ली हमने। तो ऐसा आपके पास है, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। सोचो कि कोई मीडियन कैलकुलेट कर लेता, मीन कैलकुलेट कर लेता, और मॉड जल्दबाजी में गलती कर रहा था कि मॉड तो यार मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है। बार बार बोल रहा हूं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेटा पॉइंट होता है आपके पास मॉड की वैल्यू, जो कि 35 था। ये देखो, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जब आप इसको देख रहे होंगे, प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे, तो मेरे को लगता है कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुआ होगा, कोई भी इशू नहीं आया होगा। ये अब अगर मैं बोलूं कि जब आप 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर पढ़ ही रहे हो, जब आप स्टेटिस्टिक्स की बात करते हो, तो मीन, मॉड, मीडियन, ये सब की बात करते हो, इनके बीच में क्या कोई रिलेशन है? तो इसके बीच में एक अप्रोक्सीमेट रिलेशन, इंपेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं इसको, इंपेरिकल फॉर्मूला। और पता है आपके पास, अगर मैं इसको अपने स्टाइल में बोलूं, तो अगर मैं बोलूं कि पहले आपके पास में पढ़ाया आपको एक्स, बोल देता हूं मीन को, सबसे पहले मैं पढ़ाया मीन, फिर मैं पढ़ाया मीडियन, तो इसको बोल देता हूं वाई मीडियन। फिर मैं क्या पढ़ाया, बोले सर मॉड पढ़ाया। ये देखो एक्स वाई जेड लिख दिया। और मैं बोल रहा हूं कि आपको रिलेशन पता होना चाहिए, जेड इज अप्रोक्सीमेटली 3y माइनस 2x। कई जगह तो एग्जैक्टली लिखा रहता है, कुछ लोग तो सीधे ही जेड इक्वल टू 3y माइनस 2x लिख देते हैं, मतलब मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये ऐसा लिख देते हैं। इक्वल टू, अप्रोक्सीमेट भी नहीं लगाते। मैं बोल रहा हूं ये अप्रोक्सीमेट होता है, ये अप्रोक्सीमेट होता है। अगेन इसके डिटेल में नहीं गया कि इसको डिराइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अगेन स्टेटिक्स वाला पार्ट है। इसको एम्पेरिकल रिलेशनशिप बोलते हैं। ये इज द एम्पेरिकल रिलेशनशिप, इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला, मीन, मोड, मीडियन। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आपके पास ये अगर 2 दिया और तीसरा पूछ रहा है, क्योंकि कोई डेटा पॉइंट नहीं होगा। अगर कोई डेटा पॉइंट आपको दे ही नहीं रहा है, तो फिर तो ये फॉर्मूला नहीं पता होगा, तो आप मीन और मॉड से मीडियन नहीं निकाल सकते, या मीन और मीडियन से मॉड नहीं निकाल सकते, या मीडियन या मॉड से मीन नहीं निकाल सकते। इसी से ये आया, ये आपको पता है तो ये पता है, ये पता तो ये पता है, इसलिए और करके लिखा हो दिस वन, z इक्वल टू 3y माइनस 2x। बहुत सारी बुक में एग्जैक्टली लिखा होगा, अप्रोक्सीमेटली होता है 3y माइनस 2x, और y क्या है, मीडियन है, और x आपके पास मीन, इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक, ओके। अब अगर आपको बोलना है कि सर अभी तो हम सॉल्व कर रहे थे एक्स वाई जेड, और आपके पास क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, आपके पास अगर मैं बोलूं कि अभी हम सॉल्व कर रहे थे और मेरे पास जो था एक्स आपके पास मीन था, अगर मैं बोलूं कि सर अभी तो एक एग्जांपल लिए थे, एक्स की वैल्यू मीन थी और अभी हम फाइंड आउट किए थे, एक एग्जांपल था अभी थोड़ी देर पहले, एक्स की वैल्यू आपके पास मीन थी और मीन 33 था। यस सर, मीन 33 था। फिर वाई की वैल्यू मीडियन था, और मीडियन कितना था, मीडियन 35 था सर, मीडियन 35 था। ये अगर मेरे को जेड की वैल्यू निकालना है और मॉड, ये निकालना है, ये अभी थोड़ी देर पहले जो था प्रीवियस एग्जांपल, तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास होगा ये कि z इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 3y माइनस 2x, 3y माइनस 2x ऐसा लिखा था मैं। यस सर, तो z 3y मतलब 3 इंटू 35 माइनस 2x, और x इक्वल टू 33। पता z की वैल्यू कितनी होगी, तो z की वैल्यू होगी 35, तो 15 9 105, मतलब 3y की वैल्यू, और मैं 66 होगी। 66 अगर आपके पास गया 105 में से, 105 में से अगर आपके पास 66 गया, ठीक है, तो कितना बच गया आपके पास, 60 और 40, तो 39 आ रहा आपके पास। 15 में से 6 गए 9, तो आपके पास 9 आ गया, ये 7 आ गया 10, तो 39 आ रहा है। ये देखो जेड अप्रोक्सीमेटली आपके 39 आ। ऐसा ना हो कि आप बोले सर 40 के पास में आ गया, ये 39 आ गया, और एग्जैक्ट आंसर कितना था मेरे पास, एग्जैक्ट आंसर कितना था जब मैं मॉड फाइंड आउट किया था, एग्जैक्ट आंसर
एग्जैक्ट आंसर कितना था मॉड का? बोले सर 35 था। अकॉर्डिंग टू डेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये आपके पास जो है वो एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, ये एम्पेरिकल रिलेशनशिप है कि किसी डेटा पॉइंट्स में आपके पास ये रिलेशन लगभग आपके पास वैलिड करता है अप्रोक्सीमेटली। बट इसको कभी भी यूज नहीं करना है जब डेटा पॉइंट्स आपके पास गिवन, जब भी डेटा पॉइंट्स गिवन है आपको इसको यूज नहीं करना है। ये तभी काम आएगा आपके पास जब आपको ये तीन में से दो दिया रहेगा और तीसरा पूछेगा। इसका मतलब है कि वो ये जानना चाह रहे हैं कि एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको पता है कि नहीं, और इसी पे बेस्ड आपके पास जब भी वो पूछेंगे उनका थॉट यही रहेगा कि ये जिसको पता होगा वो बता देगा, दो हम देंगे एक आप निकाल लो। डेटा पॉइंट जब देंगे नहीं तो फिर आपके पास इस फॉर्मूले के सिवा कोई भी तरीका नहीं है बात करने का। फिर भी रिपीट कर देता हूं कि इस फॉर्मूले को आप तभी यूज करेंगे जब तीन में से कोई दो चीज दी रहेगी। किसी डेटा पॉइंट्स में आप दो निकाल के तीसरा इसी से निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, ये अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो आपसे कंफ्यूजन या मिस्टेक हो सकता है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, आपके पास ये बता चुका था। जैसे आपके पास एक दे दिया, आपके एग्जांपल लिया मैं, क्या एग्जांपल है आपके पास, ध्यान से अगर देखोगे कि एग्जांपल आपके पास लिया कि मीडियन एंड मोड ऑफ द गिवन डेटा सेट्स ऑफ द डेटा पॉइंट इज 20। तो अगर मैं बोलूं कि यार मीडियन ये आपके पास है तो y की वैल्यू 20 और आपके पास मॉड है तो z की वैल्यू 30 है, और क्या पूछ रहा है आपको, फाइंड द मीन। तो मैं बोल रहा हूं कि आपको x पूछा है, आपको ऐसा समझना है जैसा मैं पढ़ाया। तो आपके पास फॉर्मूला है z इक्वल टू कितना होता है, z इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली होता है z इक्वल टू 3y माइनस 2x। ये तो यहां से अगर मैं गया तो 30 इक्वल टू कितना हो गया 3y, और y की वैल्यू 20 है तो कितना हो गया 60 माइनस 2x हो गया। तो 2x की वैल्यू कितना आ गया 60 माइनस 30 तो 30, तो x की वैल्यू कितना आ गया 15, तो मीन की वैल्यू आ गया 15 आ रहा होगा। ये देखो मीन इक्वल टू 15 आ रहा है, ये देखो आ रहा है। ये आपको ऐसा करना है जैसा मैं बोल रहा हूं, ये भी वही है बट आपको ऐसा लिखना है फास्ट, XYZ के फॉर्म में, XYZ के फॉर्म में लिखना। मैं क्या चाहता हूं फास्ट कैलकुलेशन होगा। एक्स पहले में मीन पढ़ाया, फिर मीडियन पढ़ाया, फिर मोड पढ़ाया, ऑर्डरिंग में बहुत फॉलो किया जिससे कि XYZ भी आप वैसे फॉलो कर सको, सॉल्व। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन कोई भी फ्रेम होगा इसका मतलब ही है कि इसमें यही थॉट लिया जाना चाहिए। मैं आपको एक क्वेश्चन ना, एक आईआईटी का क्वेश्चन करा रहा हूं, आईआईटी जेई का। आईआईटी जेई का मेरे पास एक क्वेश्चन था, मैं स्क्रीनशॉट ले लिया था जब मैं कुछ बुक्स पढ़ रहा था, तो मेरे को लगता है कि मैं स्क्रीनशॉट लिया था। एक मिनट बस, मेरे को मिल जाना चाहिए। हाँ, क्या था आपके पास, एक आईआईटी का क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। ये मेंस का क्वेश्चन था। क्या था आपके पास, इफ द रेशियो ऑफ, ये क्या था, इफ द रेशियो ऑफ, जल्दबाजी में मैं पीपीटी में लिख नहीं पाया। इफ द रेशियो ऑफ मीन एंड मीडियन, mean and median of a certain data is 2:3, then the ratio of its mode and mean is अच्छा, ऑप्शंस भी थे। ऑप्शन था 4:3, फिर सेकंड ऑप्शन था 7:6, सी था 7:8 और डी दिल्ली था 5:2। ऐसा करके क्वेश्चन था। अब ऐसा क्वेश्चन आपके ग्रेड में अब आ जाए, क्यों नहीं आ सकता, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अब ऐसा क्वेश्चन आपके ग्रेड में आ जाए, आप क्या करोगे? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा अगर आपके पास आ जाए क्वेश्चन, आपको डेटा पॉइंट तो है नहीं कि कुछ कर दोगे। अब मीन और मीडियन का रेशियो है, इसका मतलब है 2:3 दिया है, तो मीन डिवाइड बाई मीडियन, इसको 2/3 नहीं लिखना चाहिए। मतलब अगर आप थोड़ा सा समझते हो तो डायरेक्ट नहीं लिखना चाहिए।
इसका मतलब है कि 2:3 है, तो मीन प्रोपोर्शनल टू 2 है। तो आप ये बोल सकते हो कि 2:3 है, इसका मतलब दोनों का रेशियो 2/3 है। इसका मतलब मीन 2 और मीडियन 3 नहीं है, मीन 4 हो सकता है, मीडियन 6 हो सकता है, कि कोई भी वैल्यू हो सकती है। इसका मतलब है कि मीन प्रोपोर्शनल टू 2, तो आप चाहो तो मीन को 2 के लिख सकते हो, कांस्टेंट ले लो कि 2 के लिख दिए, और उसके बाद जो मीडियन है इज प्रोपोर्शनल टू 3, तो मीडियन को आप 3 के लिख दो। के की कोई भी वैल्यू हो सकती है, के की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। अच्छा, अभी हम जो थोड़ी देर पहले जब हम देख रहे थे, तो हमारा जो थॉट है उसमें क्या है, हमारे पास जो थॉट है उसमें हम बोलते हैं कि मीन को मैं एक्स लिख लेता हूं, जो भी हमारा थॉट था कि सर मीन को आप एक्स बोले थे, यस। मीडियन को क्या बोला था मैं, सर मीडियन को आप बोले थे कि वाई ले लेना यार, और मॉड को क्या बोला था सर, आप बोले थे कि मॉड को जेड ले लेना, तो एक्स वाई जेड हो जाएगा। तो सर अगर मैं बोलूं कि मीन अपॉन मीडियन मतलब एक्स बाय वाई गिवन है, एक्स बाय वाई क्या गिवन है सर, एक्स की वैल्यू आपके पास जो है वो 2 के है, और y की वैल्यू कितना है सर, y की वैल्यू 3 के है, तो 2/3 आ जाएगा रेशियो। इसलिए जब 2/3 लिखते तो आपको क्लियर रहना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2/3। तो 2/3 का मतलब मीन 2 और मीडियन 3 है ऐसा नहीं है, रेशियो है 2/3। इसलिए मैं लिखा के की वैल्यू 1 होगी तो सच में 2 और 3 हो जाएगा, के की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 4 और ये 6 हो जाएगा, के की वैल्यू 3 हो जाएगी तो यह 6 और ये 9 हो जाएगा। ऐसा ही होता है, आपके पास रेशियो प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है, ठीक है भाई। अच्छा, अब आपको पूछ क्या रहा है, बोला कि बताओ मॉड और मीन का रेशियो, मतलब जेड बाई एक्स का रेशियो पूछा है, मतलब आपसे पूछा है जेड बाई एक्स का रेशियो, यही पूछा है, ओके, यही पूछा है जेड बाई एक्स का रेशियो। बट अब मैं बोल रहा हूं हम क्या जानते हैं सर, हम ये जानते हैं कि वी नो दैट जेड इक्वल टू कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली होता है, लेकिन जब यही बातें होती तो आप लिख सकते हो 3y माइनस 2x, ये हो गया वी नो दैट जेड इक्वल टू 3y माइनस 2x, ये जेड की वैल्यू ऐसे हुआ, यस सर, जेड की वैल्यू 3y माइनस 2x। तो अगर मैं बोलूं कि जेड की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना है, तो मैं जेड की वैल्यू निकाल लेता हूं। अगर मेरे को कोई बोले कि जेड की वैल्यू आप निकाल लो यार इंपेरिकल फॉर्मूला से 3y माइनस 2x, तो मैं बोलूंगा ठीक है। क्या था y सर, y था सर, y की वैल्यू कितना था 3 के, और x की वैल्यू कितना था 2 के, ठीक है। y की वैल्यू था 3y, तो 3 के मतलब 3 इंटू 3 के माइनस 2 इंटू 2 के, ऐसे था। तो कितना हो गया 9 के माइनस 4 के, तो कितना आ गया सर 5 के आ गया। तो जेड की वैल्यू 5 के आ गया। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया सर जेड बाई एक्स, हमसे पूछा गया जेड बाई एक्स का रेशियो, ये पूछा गया सर जेड बाई एक्स का रेशियो। जेड कितना आ गया, जेड आ गया 5 के, एक्स की वैल्यू कितना था 2 के, एक्स इज द 2 के, सर 5 के अपॉन 2 के, इसका मतलब इसका रेशियो कितना आ गया 5/2, ये द जेड बाई एक्स। जेड क्या है सर, जेड है मॉड, और एक्स क्या है सर मीन, तो मॉड बाई मीन का रेशियो जो है वो 5/2 आया सर। ये आईटी का क्वेश्चन था, कोई भी इशू नहीं है, बड़े आराम से आपको देखना है, आपको प्रोपोर्शनल चीजें लेते आना चाहिए। जब मैं क्वेश्चन लिख रहा था तो आप देखोगे ध्यान से तो आपको दिख जाएगा कि ये आपके पास आंसर है, द डी आंसर, दिल्ली, ये डी दिल्ली, ये ओके। इतने में आपका काम हो जाएगा, मतलब आने वाले कितने भी सालों तक जब भी कोई क्वेश्चन पूछेगा इन सब टॉपिक पे तो आपके पास हो जाएगा। तो आपके पास में मीन पढ़ा दिया, मीडियन पढ़ा दिया, मोड पढ़ा दिया, यस। इसी बात को कंटिन्यू करते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी होता है, क्या बताया, स्क्यूनेस, इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी स्क्यूनेस। स्क्यूनेस क्या रिप्रेजेंट करता है पता है, स्क्यूनेस रिप्रेजेंट करता है आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिमेट्री। कुछ लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसिमेट्री बोलते हैं। जब मैं सिमेट्री की बात करता हूं तो सेम टाइप पे एसिमेट्री की बात हो जाएगी। आप सिमेट्री की बात कर रहे हो तो एसिमेट्री की बात कर रहे हो, एक ही बात। तो लिखा आपके पास कि स्क्यूनेस इज मेजर ऑफ द एसिमेट्री ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन की एसिमेट्री मेजर करते हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूशन एसिमेट्रिकल है, व्हेन इट्स लेफ्ट एंड राइट साइड्स आर नॉट मिरर इमेज, अगर दोनों साइड का डिस्ट्रीब्यूशन अगर मिरर इमेज नहीं है तो वो एसिमेट्रिकल होगा। और डिस्ट्रीब्यूशन अगर सिमेट्रिकल है, डिस्पर्स दोनों साइड सेम है, तो फिर वो सिमेट्रिकल होगा। ये लिखा है कि स्क्यूनेस क्या बताता है, स्क्यूनेस बताता है कि डायरेक्शन ऑफ वेरिएशंस और द डिपार्चर फ्रॉम द सिमेट्री। ये बताता है स्क्यूनेस, क्या बताता है कि डायरेक्शन ऑफ वेरिएशंस और द डिपार्चर ऑफ द सिमेट्री, सिमेट्री से कितना वेरिएशंस है, सिमेट्री से कितना आपके पास वेरी कर रहा है, ये बताता है स्क्यूनेस। इसलिए आपके पास जो स्क्यूनेस होता है वो, इसका जो मेजरमेंट होता है वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ डिस्पर्सन पे, कि कैसे डिस्पर्स है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसको बड़े ध्यान से आपके पास देखना है कि मैं क्या बताने जा रहा है।
तो हम बोल रहे हैं कि स्क्यूनेस में हम जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके बारे में बात करते हैं कि उसका जो डिस्पर्सन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो कैसा है, वो सिमेट्रिकल है या नहीं है, ये हम बताते हैं स्क्यूनेस के थ्रू। तो स्क्यूनेस के थ्रू हम ये मेजर करते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास डेटा का, वो सिमेट्रिकल है कि नहीं। तो लिखा आपके पास कि डिपार्ट्स फ्रॉम द सिमेट्री और अमाउंट ऑफ द डिस्पर्सन, डिस्पर्सन मतलब वही डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। पता है टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस की बात करते हैं, और ध्यान से सुनना है मेरी हर बात को सुनना है, अच्छे से सुनना है। स्क्यूनेस एक इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी स्टेटिस्टिक्स का, या सिंपली स्टेटिक्स बोले तो स्टेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी स्क्यूनेस। स्क्यूनेस आपके पास तीन तरीके का होता है। एक होता है आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन कैन है ओनली द राइट और पॉजिटिव, एक होता है पॉजिटिव स्क्यूनेस। अगर मैं बात करूं, एक होता है पॉजिटिव स्क्यूनेस, एक होता है नेगेटिव स्क्यूनेस और एक होता है जीरो स्क्यूनेस। तो तीन टाइप के स्क्यूनेस होते हैं, एक पॉजिटिव स्क्यूनेस, एक नेगेटिव स्क्यूनेस और एक जीरो स्क्यूनेस। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपके पास मैक्सिमम, अगर आपके पास कैन है द राइट डिस्ट्रीब्यूशन, के मतलब राइट लेफ्ट और ये सब लिखा हुआ है। पॉजिटिव क्या हुआ है, पॉजिटिव स्क्यूनेस क्या बोल रहा है कि पॉजिटिव राइट डिस्ट्रीब्यूशन इज लॉन्गर ऑन द राइट साइड। इसका मतलब है कि अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन राइट साइड डिस्ट्रीब्यूटेड है, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन राइट साइड है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्क्यूड या पॉजिटिव स्क्यूनेस। अगर मैं बोल रहा हूं कि देखो ये जो पॉइंट दिख रहा है आपके पास, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, और ये आपके पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पॉइंट हो गया ये, और ये देखो डिस्ट्रीब्यूटेड राइट साइड में डिस्ट्रीब्यूटेड है। पता है आपके पास ये वाला जो पॉइंट्स होता है आपके पास, ये मॉड होता है, ये मॉड है, पता है आपको। और ये मैक्सिमम साइड में आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर ये मैक्सिमम राइट साइड में पॉजिटिव साइड डिस्ट्रीब्यूटेड है, मॉड के साइड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के राइट साइड में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्क्यूनेस, एसके, पॉजिटिव स्क्यूनेस। एक पॉजिटिव स्क्यूनेस होता है जिसमें आप बोलते हो राइट साइड राइट स्क्यूनेस या पॉजिटिव स्क्यूनेस, जिसमें कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो लॉन्गर होता है, बड़ा होता है राइट साइड ऑफ इट्स पीक। इसके पीक के राइट साइड में डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा होता है, और पीक को मैं बोल दे रहा मॉड, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक फंक्शन बना दिया एफ ऑफ एक्स ये। अच्छा, तो फिर नेगेटिव स्क्यूनेस क्या होगा, नेगेटिव स्क्यूनेस होता होगा इसके पीक के लेफ्ट साइड का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता होगा ये। अगर मैं बोलूं तो ये आपके पास हो गया। अगर मैं बोलूं कि ये आपके पास पीक, पीक मतलब मॉड, अगर कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया है तो उसका जो पीक है वही मॉड, दिस वन। अब देखो ये डिस्ट्रीब्यूटेड है इस साइड में, पूरा का पूरा इसके लेफ्ट साइड में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए इसको लेफ्ट स्क्यूनेस भी बोलते हैं। या इसके पास नेगेटिव स्क्यूनेस एन एस के, वो पी एस के था पॉजिटिव स्क्यूनेस, ये है नेगेटिव स्क्यूनेस, नेगेटिव स्क्यूनेस पीक के लेफ्ट साइड में डिस्ट्रीब्यूटेड, इसलिए इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लेफ्ट स्क्यूनेस भी बोलते हैं। तो तीन टाइप की चीजें होती है, या तो आपके पास पॉजिटिव होगा मतलब पूरा का पूरा पीक के राइट साइड में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, या तो फिर पीक के लेफ्ट साइड में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और अगर आप जीरो स्क्यूनेस की बात कर रहे हो तो इसका मतलब सिमेट्रिकल होगा। ये देखो सिमेट्रिकल होगा, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो पीक वैल्यू है, ये मॉड जो लिख रहे हैं, ये जो पीक, ये डिस्ट्रीब्यूशन एकदम सिमेट्रिकल है, इट इज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब है कि अगर ये आपके पास हो गया सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसको हम बोलते हैं आपके पास जीरो जेड के, जीरो स्क्यूनेस। ये सिमेट्रिकल होता है दोनों से, सिमेट्रिकल होता है डिस्ट्रीब्यूशन बोथ साइड्स। तो तीन ही टाइप का आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में, या तो आपके पास एकदम इक्वल होगा दोनों साइड में डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बोलते हैं जीरो स्क्यूनेस, और अगर आपके पास पॉजिटिव स्क्यूनेस है तो पीक के राइट साइड में ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जिसको आप पॉजिटिव स्क्यूनेस भी बोलते हैं या राइट स्क्यूनेस भी बोलते हैं। और अगर पीक के लेफ्ट साइड में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो नेगेटिव स्क्यूनेस, नेगेटिव स्क्यूनेस, या आपके पास क्या बोलते हैं लेफ्ट स्क्यूनेस। ठीक है, इतना आपको क्लियर रहना चाहिए। एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, यहां पे क्या होता है पता आपके पास कहां पे, इस जगह पे जहां पे आपके पास ये सिमेट्रिकल होता है, जहां पे सिमेट्रिकल होता है इस जगह पे सिमेट्रिकल जहां पे होता है, ये मॉड लिखा हुआ, इसी जगह पे अगर मैं बोल दूं कि ये जो दिख रहा है आपके पास, ये मॉड को जेड बोलते हैं हम लोग, यस। पता आपके पास जब आपके पास जीरो स्क्यूनेस होता है तो इसी जगह पे मीन होगा, इसी जगह पे मीडियन होगा। मतलब ये जो पॉइंट दिख रहा है यही वाला मीन वाला पॉइंट भी यही होगा, मीन, और यही आपके पास मीडियन भी होगा, ये मिड पॉइंट है, ये मीडियन भी होगा, मतलब वाई भी होगा, और यही आपके पास एक्स भी होगा। अच्छा, आपको ध्यान से देखना है, आपको एक मैं रिजल्ट बताया था कि z इक्वल टू अप्रोक्सीमेट होता है वैसे तो 3y - 2x। अब सोचो कि x की वैल्यू k है मान लेते,
y की वैल्यू भी k लिख दे रहा हूं और z की वैल्यू भी k लिख दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि तीनों बराबर होंगे, क्योंकि मॉड, मीन और मीडियन तीनों एक ही जगह पे होंगे, तीनों को k लिख दिया। अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं कि यार इस इक्वेशन में पुट कर दूं मैं कि z की जगह k, y की जगह k तो 3k हो गया, और x की जगह k तो 2k हो गया। बता k इक्वल टू कितना आ गया सर? k आ गया, तो ट्रू है। तो यस सर, इसका मतलब है कि x y z तीनों की वैल्यू बराबर होगी। किस केस में? जीरो स्क्यूनेस के केस में। अच्छा, अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो इसका मतलब तो ये हो गया कि यहां पे इस जगह पे अगर मैं बोल दूं कि आपके पास वैल्यू क्या होगी, तो पता आपके पास एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, यहां पे आपके पास होगा मीडियन और ये होगा आपके पास मीन। मीडियन हमेशा मीन और मॉड के मिड में होगा। अच्छा, यहां पे क्या होगा आपके पास? इस जगह पे ये इस जगह पे मॉड है, यस। यहां पे होगा आपके पास मीडियन और यहां पे होगा आपके पास मीन। ये हमेशा मीडियन, मॉड और मीन के बीच में ही होता है। जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है ना, z इक्वल टू 3y माइनस 2x, हमेशा मीडियन इसके बीच में ही होगा, ऑलवेज। ये अगर मैं ध्यान से देखूं कि पॉजिटिव स्क्यूनेस में क्या हो रहा है, पॉजिटिव स्क्यूनेस में पता है ऑर्डरिंग कैसे हो रही है। अगर मैं एक्स वाई जेड, आपको पता है ना, मीन को आप क्या बोलते हो? एक्स, मीडियन को क्या बोलते हैं? वाई, और मॉड को क्या बोलते हैं? जेड। अगर मैं ऑर्डरिंग की बात करूं, देखो ऐसे बढ़ते जा रहे हैं हम। ऑर्डरिंग की अगर बात करूं तो मॉड सबसे स्मॉल है, फिर मीडियन है और फिर मीन है। इसका मतलब है जेड से ज्यादा, कलर चेंज करता हूं, अगर आप ध्यान से देखोगे जेड सबसे स्मॉल है, उससे बड़ा मीडियन है और उससे बड़ा मीन है। ये होता है आपके पास ऑर्डरिंग। पता है कि मॉड से बड़ा मीडियन। अच्छा सर, मॉड तो सबसे बड़ा होता नहीं, फ्रीक्वेंसी है, तो ये तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पॉइंट है। जो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, आपके पास प्रोबेबिलिटी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें आपके पास मॉड ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है। बट जब मैं बात कर रहा हूं कि इनकी वैल्यूज की बात कर रहा हूं, इनकी वैल्यूज की बात कर रहा हूं, तो जेड से बड़ा वाई और वाई से बड़ा एक्स है। सबसे बड़ा इसमें एक्स होता है मीन वैल्यू, किसमें? जो पॉजिटिव स्क्यूनेस होता है। अब अगर मैं बोलूं कि इसमें क्या होगा, इसमें ध्यान से देखो आप कैसे बढ़ते जा रहे हैं, ये जीरो से आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें देखो मीन से बड़ा मीडियन है और फिर मॉड वैल्यू है। ये आपके पास क्या होता है सर? ये होता है सर, ये एक्स, ये y और ये z होता है। तो ऑर्डर कैसे हो गया सर? x से बड़ा y है और y से बड़ा z है। इसका मतलब है कि नेगेटिव स्क्यूनेस में मॉड सबसे बड़ा वैल्यू है और पॉजिटिव स्क्यूनेस में मीन सबसे बड़ा वैल्यू है। तो मीडियन तो हमेशा मिड में आएगा, तो मीडियन सबसे बड़ा किसी भी केस में नहीं होता है। तो तीन ही केस होते हैं। अच्छा, ये एग्जाम का पार्ट बनता है, इसलिए ध्यान से एकदम देख लो। आपके पास ये रिजल्ट याद करोगे पागल हो जाओगे, कितने हजारों रिजल्ट होते हैं, हजारों से भी बहुत ज्यादा। ये देख लीजिए आपके पास। इसका मतलब है कि चीजें आपके पास ओवरऑल जो होती है, चीजें तीन ही टाइप की होती है। क्या चीजें तीन टाइप की होती है? मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो चीजें तीन ही टाइप की होगी आपके पास। क्या सर? एक्स सबसे बड़ा होगा और जेड सबसे छोटा होगा। दूसरा सर, एक्स सबसे छोटा होगा और जेड सबसे बड़ा होगा। तीसरा सर, तीनों बराबर होंगे। ये बस तीन ही पॉसिबिलिटी। इन तीन पॉसिबिलिटी को आप क्या क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूं जेड एस के है, जीरो स्क्यूनेस है, द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द मीन, मॉड, मीडियन, सेम वैल्यू। अच्छा, इस वाले में क्या है? इस वाले में ध्यान से देखा जाए कि इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? इसमें सबसे बड़ी वाली वैल्यू जो है वो क्या है आपके पास? ये है मीन, फिर मीडियन और फिर मॉड है। मॉड सबसे स्मॉल वैल्यू है, तो ये पॉजिटिव स्क्यूनेस है, पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है राइट साइड में। ये आपके पास पॉजिटिव स्क्यूनेस है, पीएस के पॉजिटिव स्क्यूनेस। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे आपके पास जेड सबसे बड़ी वैल्यू है और पूरा का पूरा लेफ्ट साइड में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब है नेगेटिव स्क्यूनेस, ये नेगेटिव स्क्यूनेस। इतनी बातें आपको क्लियर रहना चाहिए। कभी कभी हम इतना सिर भारी हो जाता है कि हमको लगता है सर कभी क्या करे क्या ना करे सर। कभी कभी हम इतनी बातों से परेशान भी हो जाते हैं। कई लोगों को सबसे आसान ये लग रहा होगा कि सर ये बराबर वाला अच्छा है। मैं बोल रहा हूं कि देखो यार, वाई कभी बड़ा नंबर बन ही नहीं सकता है। वाई मिड वैल्यू होगा, या तो जेड बड़ा होगा या तो एक्स बड़ा होगा, ठीक। और मॉड जो होता है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला पॉइंट होता है, जो सबसे पीक वाला पॉइंट होता है। तो पीक इज द मॉड वैल्यू, ठीक। पीक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला पॉइंट जो होता है। बट मॉड की वैल्यू जब हम लिखते हैं तो वो कौन सी वैल्यू होती है? वो फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। इसलिए आप ये नहीं बोल सकते, क्या नहीं बोल सकते कि सर, क्या नहीं बोल सकते कि सर इसमें तो सर जेड सबसे बड़ा है। अरे भैया, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला पॉइंट जेड है, लेकिन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को मॉड नहीं बोलते हैं।
मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे जो डेटा पॉइंट आता है उसको मॉड बोलते हैं, और वो डेटा पॉइंट ये डेटा पॉइंट्स, और वो डेटा पॉइंट इन दोनों से छोटा है, इसलिए मॉड की वैल्यू यहां पे सबसे स्मॉल है, जबकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला पॉइंट है, क्योंकि हम डेटा पॉइंट को बोलते हैं मॉड, ना कि फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसमें, तभी तो पीक पॉइंट पे है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर रहना चाहिए। ये आपके पास अभी लिखा हुआ था, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही लिखा हुआ था, जीरो स्क्यूनेस में सब बराबर होता है, नेगेटिव स्क्यूनेस में मॉड की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, और पॉजिटिव स्क्यूनेस में मीन की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। ये भी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले बताया। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में वही लिखा हुआ आपके पास, देखो जरा ध्यान से क्या लिखा हुआ है, वही अभी जो थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि यार अगर मेरे पास ये फिगर है तो ये देखो आपके पास ये है मॉड, ये है मीडियन, और ये है आपके पास मीन, और मीन सबसे बड़ा है, और मॉड आपके पास ये, तो आपके पास ये पॉजिटिव स्क्यूनेस है। अगर मैं ध्यान से बोलूं कि क्या है, ये पी एस के है, द पॉजिटिव स्क्यूनेस, पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन राइट साइड द पॉजिटिव। ये क्या है, ये आपके पास है मॉड, ये आपके पास मीडियन, ये आपके पास मीन। और अगर ध्यान से देखा जाए तो ये क्या है, ये सर एन एस के नेगेटिव स्क्यूनेस, ये नेगेटिव स्क्यूनेस थोड़ी पहले बताया था। ये क्या है, ये सब तीनों बराबर है सर। ये क्या है, जेड एस के जीरो स्क्यूनेस, ये सिमेट्रिकल है, ये एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो पॉजिटिव स्क्यूनेस और नेगेटिव स्क्यूनेस एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बट जो जीरो स्क्यूनेस होता है वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, इतना पता होना चाहिए। 2005 आईआईटी बॉम्बे का क्वेश्चन था, 2005 में आईआईटी बॉम्बे का एक क्वेश्चन आया, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था, बोला कि बताओ कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, मतलब बाकी तीन ट्रू होंगे, एमएसक्यू तो होता है उस जमाने में। अब आपके पास क्या क्या था, द मेजर ऑफ स्क्यूनेस डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ डिस्पर्सन। ये जो मेजरमेंट होता है स्क्यूनेस का, वो डिपेंडेंट होता है अमाउंट ऑफ डिस्पर्सन पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंडेंट होता है। हाँ भाई, हमको पता है कि इसमें तीन टाइप की चीजें होती है। इसमें आपके पास जीरो स्क्यूनेस हो सकता है, पॉजिटिव स्क्यूनेस हो सकता है, नेगेटिव स्क्यूनेस हो सकता है। कौन सा होगा, किस बात पर डिपेंड करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करेगा। तो बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। तो दूसरा बोल रहा है कि इन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यूज ऑफ मीन मोड मीडियंस आर सेम, बिल्कुल सही बात कर रहा है कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड होता है जब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बिल्कुल सही बात कर रहा है। तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। फिर बोल रहे हैं पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, मीन सबसे बड़ा है, मीडियन उसके बाद है, फिर मोड। अच्छा, ये आपको क्लिक ना करे, 2005 की बात है, बहुत पुरानी बात है, 20 साल पुरानी। नेगेटिव स्क्यूनेस में ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया। अच्छा, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मीडियन सबसे छोटा भी नहीं हो सकता और मीडियन सबसे बड़ा भी नहीं हो सकता। मीडियन लास्ट में तो कभी आ ही नहीं सकता, मीडियन हमेशा मॉड और मीन के बीच में आएगा, तो ये तो किसी के लिए भी नहीं होता। मीडियन सबसे स्मॉल या मीडियन सबसे बड़ा हो ही नहीं सकता है। अच्छा, पॉजिटिव स्क्यूनेस में क्या होता है, पॉजिटिव स्क्यूनेस में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आपको पता है कि मीन सबसे बड़ा होता है, एक्स की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, फिर वाई होता है, फिर जेड होता है। फिगर तो हमको पता ही है, फिगर ऐसा आपके पास होता है ना। पॉजिटिव स्क्यूनेस का फिगर कैसे होता है, बोले सर ये पीक वैल्यू है, कलर चेंज कर देता हूं, बोले सर ये पीक वैल्यू है ये, और फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हो जाता है। ये आपके पास मॉड है, सबसे स्मॉल वैल्यू, फिर मीडियन आएगा, ऐसे होता है डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, जब हम नेगेटिव स्क्यूनेस की बात करते हैं तो नेगेटिव स्क्यूनेस में डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है। ये क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन, ये होता है ऐसा। इसका मतलब है कि ये आपके पास मॉड है, फिर ये मीडियन है, और ये मीन। ये नेगेटिव स्क्यूनेस, ये गलत दिया था आपके पास, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी ट्रू था और ये फॉल्स था। तो ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली एक स्टूडेंट नॉर्मली नहीं बनते एक नॉर्मल स्टूडेंट से, क्योंकि वो स्क्यूनेस क्यों पढ़ेगा इतना डिटेल। मेरा काम है पूरी बातों को करना, अच्छे से पूरा डिस्कशन करना। ये 2023 में क्वेश्चन आ गया था। अब ऐसा क्वेश्चन 2023 में आ गया था, अभी 2 साल पहले क्वेश्चन आ गया था। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ये सोचते कि ये तो यार पहले आता था, अब तो आता नहीं है, तो बहुत जल्दबाजी में रहते हैं। अब 2023 में क्वेश्चन आ गया, अब ऐसे क्वेश्चन 10 सेकंड के क्वेश्चन हो सकते हैं, किसी को आता है तो नहीं आता है, तो फिर तो गया, उसका मार्क्स गया, 2 नंबर का आ गया, 2 नंबर चला गया। आईआईटी कानपुर का क्वेश्चन है 2023 का, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये सुनना तो देखना तो पड़ेगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, पीडीएफ गिवन है, इज द एफ ऑफ एक्स गिवन है, हैज द मीन ग्रेटर देन द मीडियन। क्या बोल रहे हैं भैया, मीन इज ग्रेटर देन द मीडियन, ये बोल रहे हैं ये। अब देखो ये पहले वाले में क्या है सर, ये जो फंक्शन 1 है इसमें अगर ध्यान से देखा जाएगा तो यहां तो सर x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें मीन और मीडियन सेम होता है, तो फंक्शन 1 तो हो नहीं सकता। फंक्शन 2 में क्या होगा, फंक्शन 2 में सर ये है जेड सर, क्योंकि ये मॉड है, फिर ये क्या है सर, ये है
अरे एक मिनट, हाँ ये है सर जेड, ये है वाई और ये है एक्स सर, यही है। और सर ये जो फंक्शन 2 है इसमें जेड से बड़ा वाई है और वाई से बड़ा एक्स है, और एक्स आपके पास मीन होता है, तो पता चल गया कि जेड क्या है वाई क्या है, तो मीन ग्रेटर है मीडियन से। अच्छा इस वाले में क्या है, इस वाले में जेड है, ये वाई है और ये क्या है एक्स है। इसमें सबसे बड़ा क्या है सर जेड सर, तो एक्स से बड़ा वाई है और वाई से बड़ा जेड है। पता है इस वाले में मीडियन बड़ा है, इसका मतलब है फंक्शन 3 में मीडियन इज ग्रेटर देन मीन है, मीडियन मीन से बड़ा है, बट इसमें मीन बड़ा है, एक्स ग्रेटर देन वाई है। इसका मतलब है आपसे पूछा था कि एक्स ग्रेटर देन वाई किस में होता है, तो एक्स ग्रेटर देन वाई ना फंक्शन 2 में भाई साहब, तो बी आंसर। अच्छा एबीसीडी ऊपर नीचे हो गया, सी ऊपर लिखा गया, एक ही बात है, फंक्शन 2 जहां पे भी हो, फंक्शन 2 इज द आंसर। इसमें आपके पास एक्स वाई जेड तीनों सेम है, मीन इक्वल टू मीडियन है, इसमें आपके पास मीन की वैल्यू मीडियन से ज्यादा है, इसमें मीडियन मीन से ज्यादा है, तो क्या पूछ रहे हैं इंपॉर्टेंट देखो। सर कोई बोलेगा सर ये तो ठीक है सर, तीन ही तो होते, चौथा कैसे हो गया, हाँ ये बात सही है सर, तीन ही तो होते सर, चौथा फिगर कैसे हो गया, चौथा फिगर देखो आपके पास पीक वैल्यू 2 बार आ रहा है, पीक वैल्यू 2 टाइम्स आ रहा है, नहीं तो अदरवाइज तो पीक वैल्यू एक ही बार होता है, यस पीक वैल्यू तो एक ही बार होता है, तो आपका जो सिलेबस है उसमें पीक वैल्यू एक ही बार होता है, जो आप 3 तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन ऑप्शन तो 4 होते तो एक और दे दिया। इसको बोलते हैं बाई मॉडल। बाई मॉडल आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जिसमें 2 बार पीक वैल्यू। इसका मतलब है अगर मैं मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो 3 टाइप के होते हैं, आपको पहले पहले ही पढ़ना होता है, आपको यूनिपोलर आपके पास ही पढ़ना होता है, बाई मॉडल नहीं पढ़ना पड़ता है आपके पास, आपको एक ही तरीके का पढ़ना होता है। तो ये तो हमको पता चल गया, ये तो मैं बता दिया, ये भी बता दिया आपको पूरा डिटेल में। टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, यूनिमोडल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये यूनिमोडल होता है जो आपको पढ़ना होता है, जो गेट का सिलेबस है जिसमें 1 पीक होता है, ये गेट का पार्ट है। एक बाई मॉडल होता है आपके पास और एक होता है मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें 2 पीक होंगे, इसमें तो एक ही पीक वाला हम जानते हैं, और मोर देन 2 पीक होते हैं वो होता है यूनिमोडल में। तो आप जानते हो कि 3 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन, 3 टाइप का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। अच्छा अगर मैं बोलूं कि बाई मॉडल आपके पास, ये तो हम जानते ही, ये सर ग्राफ लुक है कि सिंगल हील और बेल कर्व यही होता है, और इस फिगर में तो आपको दिख रहा होगा कि सर यहाँ तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड लिख लिया सर, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड है सर, यहाँ पे तो 2 फिगर और बना सकता हूं, क्या 2 फिगर और बना सकता हूं, 2 फिगर और बनाया जा सकता है सर, क्या 2 फिगर और सर, ये 2 फिगर और बनाया जा सकता है, ये एफ ऑफ एक्स है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अगर मेरे को फिगर बनाने की मौका मिलता है तो मैं बना लेता हूं। क्या आपके पास है, ये गया और ये डिस्ट्रीब्यूशन पूरा हो रहा है राइट साइड, ये जेड, पता है पॉजिटिव स्क्यूनेस है पी एस के, ये क्या होता है आपके पास, ये जेड, और ये आपके पास ध्यान से अगर देखा जाए तो क्या है, इज अ नेगेटिव स्क्यूनेस एन एस के, और ये क्या है जेड एस के, द जीरो स्क्यूनेस, सब पता अपने को। और ये हमको पता है कि एक ही टाइप का होता है जिसमें सिंगल हिल और बेल कर्व होता है, दिस वन। और ये जो यूनिमोडल होते हैं आपके पास इसी टाइप का होता है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि बाय मॉडल क्या होता है, जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसमें देखो 2 बार पीक वैल्यू, यहां पे भी पीक वैल्यू, यहां पे भी पीक वैल्यू, देखो 2 बार आपके पास 2 हिल्स है, ये द बाय मॉडल। इसमें आपके पास क्या होगा, 2 डिस्टिंक्ट ग्रुप इन डेटा सेट्स होगा, 2 डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ डेटा होगा जो आपका कोर्स का पार्ट नहीं है। और क्या हो सकता है, मल्टी मॉडल भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब 2 से ज्यादा पीक वैल्यू, 1 2 मोर देन 2 पीक्स वैल्यू, द मल्टी मॉडल। बट ये हमको रहता नहीं है, इसलिए हमको जो रहता है आपके पास देखो वेव लाइक लिखा है कि मल्टीपल हिल्स का क्या मतलब होता है, द ग्राफ हैज मल्टीपल हिल्स और वेव लाइक पैटर्न्स, दिस वन, ये इतना दिखा आपको। तो हमको जो गेट के सिलेबस में पढ़ना रहता है वो आपके पास सिर्फ यूनि मॉडल वाला ही पढ़ना रहता है, बाय मॉडल और मल्टीपल मॉडल नहीं। एक आपके पास टर्मोलॉजी होता है रेंज, एक टर्मोलॉजी होता है हमारे पास रेंज। रेंज सबसे आसान बात है कि रेंज डिफरेंस है हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू के बीच का। कि कैसे कैलकुलेट करते तो बोले रेंज हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू का डिफरेंस कर देते, नथिंग। अगर कोई बोले कि रेंज फाइंड आउट करो तो कोई पूछ, अभी तक तो कहीं भी पूछा नहीं है, कभी कोई बोले रेंज फाइंड आउट करो तो डेटा सेट है, इसको आपके पास जो डेटा सेट है इसमें लोएस्ट वैल्यू कितना है, बोले 2, इधर लोएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू अरेंज भी नहीं करना, हाईएस्ट वैल्यू कितना है, बोले 19, ये तो बोले रेंज कितना है, तो रेंज बोले दोनों के बीच का डिफरेंस, 19 और 2 का डिफरेंस कितना हो गया 17,
ये कभी नहीं पूछा, कभी पूछ लिया एक नंबर में तो हम बता देंगे, क्योंकि 10 सेकंड में निकल जाएगा। हाईएस्ट वैल्यू ढूंढो, लोएस्ट वैल्यू ढूंढो और दोनों का डिफरेंस कर दो। हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू का डिफरेंस, दैट मींस द रेंज। ये तो आज का पार्ट जो था मेरा इतना ही था, आज का डिस्कशन का पार्ट भी इतना ही था कि चलो मैं सोचा इतना टाइम हो गया आपके पास तो स्क्यूनेस की बात कर ली जाए, मॉड की बात कर ली जाए। ठीक है, एक आधी क्लास लूंगा वेरिएंस के बारे में बात करने के लिए। तो मेरा रहता है थोड़ा डिटेलिंग हर चीज का हो जाए, जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो आपको एकदम से क्लियर हो जाए। आई होप इसमें आपको कुछ डाउट आया नहीं होगा। इसकी पहले वाली जो क्लास थी वो मीन की थी, वो मीडियन की थी, उसमें भी आपको डाउट आया नहीं होगा। तो प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट, स्टेटिक्स वाला पार्ट, जो भी पार्ट में कवर करते जा रहा हूँ, आप अगर प्रॉपर नोट्स बना रहे तो ठीक है, कोई इशू नहीं आना चाहिए। अच्छे से अगर आप पढ़ रहे तो बिल्कुल भी इशू नहीं आना चाहिए, आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो, चीजों को देख सकते हो। नहीं, और आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आपको मैं बोला भी हूं कि अब मेरा ये वाला पोर्शन तो अब लगभग खत्म हो गया। एक आधी क्लास लेने के बाद फिर मैं वेक्टर कैलकुलस में आ जाऊंगा। वेक्टर कैलकुलस लगभग मेरा रेडी है, मान लो लगभग 95% तो रेडी है मेरा। तो मैं वेक्टर कैलकुलस वाले पार्ट को कवर करूंगा। तो आप ये मत सोचिएगा कि अच्छा सर तो अब चले गए, अब तो सर आएंगे नहीं, मैथ्स तो हम इतना अच्छा पढ़ रहे थे, मैथ्स तो हमारा इतना स्ट्रांग होना चाहिए, मैथ्स इतना स्ट्रांग हो रहा था, अभी सर नहीं आ रहे। तो जस्ट मैं किसी काम में बिजी था तो अभी आ गया हूं। ठीक है, इसी तरीके से कवर कर लेंगे। जो लोग भी 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको मैं क्लियर कर दूं कि आपका मैथ्स वाला पार्ट बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। जो डीए वाले लोग हैं, जो डीए वाले लोग हैं उनके लिए तो मैथ्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको तो मैथ्स को बिल्कुल भी मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना चाहिए। उनको तो 40 नंबर का मैथ्स आता है, बाकी लोगों को तो ठीक है 13 मार्क्स का मैथ्स आता है। तो आप मैथमेटिक्स वाले पार्ट को बड़े अच्छे से रखे रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अच्छे से, तो चीजें फिर बड़े अच्छे से हो जाएगी, है ना, आराम से हो जाएगी। मनीष आ गया क्या? तो तो चलो फिर आज का सेशन एंड करते हैं, ठीक है। हाँ, तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, है ना। अभी मैं आपके साथ कनेक्टेड रहूंगा 2026 के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।